नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हम हाजिर हैं अपनी खास सीरीज रिकवरी का एक्शन प्लान के साथ। ये रिकवरी की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, तो आप भली भांति जानते हैं कि इस वक्त हम लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे इनफैक्ट आ चुके हैं और कोरोना से जंग हमारी जारी है। और कोरोना से जंग में जो दिक्कतें हमने झेली हैं या जो तकलीफें हमें आई हैं, हमारी इकोनॉमी को आई है, अब उससे हम रिकवर कर रहे हैं और ये रिकवरी हर सेक्टर में होती हुई दिखाई देगी। लेकिन हमारा फोकस जो होने जा रहा है, यानी मेरे साथ आप इस कार्यक्रम को जो देखेंगे, यहां पर फोकस होने जा रहा है रियल एस्टेट पर। तो ये पूरी एक सीरीज है जहां पर हम अगले चंद दिनों में 2-3 अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। मसलन रेजिडेंशियल पे अलग बात होगी, कमर्शियल पे अलग बात होगी, पी इन्वेस्टमेंट के क्या हालचाल रह गए इस वक्त, उस पे अलग बात होगी। तो बड़ी मजेदार ये बातचीत होने वाली है क्योंकि इसमें आपके काम का बहुत कुछ है। चाहे आप घर खरीदार हो, चाहे आप निवेशक हो, चाहे रीट्स में पैसा लगाना चाहते हो या रियल एस्टेट को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो कि भाई आगे होने क्या जा रहा है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। और ये सारी बातचीत अब हम करेंगे कैसे, तो इसके लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। विशेष रूप से हमने उनसे आग्रह किया है कि वो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें 2-3 दिन तक, ताकि हम विस्तार पूर्वक ये सारी बातें कर सकें, आपको समझा सकें कि रियल एस्टेट क्या था, क्या हो गया है और क्या हो सकता है यहां से, जबकि हम एक बहुत बड़े परिवर्तन के दरमियान हैं और उससे काफी हद तक गुजर भी चुके हैं। लेकिन आगे उसका अंत कहां है, ये किसी को फिलहाल मालूम नहीं है। तो आइए इस खास सीरीज की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमान, उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं पंकज कपूर साहब, जो कि एमडी है लाइसिस फोरास के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आंकड़ों से खेलते हैं और बहुत ही बढ़िया कमांड रखते हैं रियल एस्टेट के ऊपर। और देखिए कि शख्सियत भी निखर कर आ गई है इस दौरान। रियल एस्टेट ये जो लॉकडाउन हुआ है, एकदम दार्शनिक अंदाज हो चला है आपका सर। आपकी जो भाव भंगिमा है, तो हम ये माने कि आपसे हमें और बढ़िया गहरी ज्ञान की बातें जानने को मिलेगी। हमारे आज के दूसरे ज्ञानी हैं गुलाम जिया साहब। बहुत ही बड़ी गहराई, चाहे कमर्शियल रियल एस्टेट हो, चाहे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट हो, चाहे किसी और प्रकार का रियल एस्टेट हो, और आप ईडी हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के, और बहुत अच्छी बातें आप अच्छे ढंग से समझाते हैं रियल एस्टेट की बात जहां तक बात आती है। और ये तो आप तो हमेशा से ही सर दार्शनिक की तरह ही बात करते हैं, तो आपका अंदाज हमें वैसा ही दिखाई देगा। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है और हम बड़े मजेदार ढंग से लोगों को समझाएंगे कि आखिर हुआ क्या है और आगे होने क्या जा रहा है। शुरुआत, क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसी से शुरुआत करते हैं। शुरुआत में एक ऐसी चीज से करना चाहूंगा जो हाल फिलहाल में हमने बहुत ज्यादा सुनी। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिखाते हैं। मसलन पीयूष गोयल साहब, देश के केंद्रीय मंत्री, वैसे तो रेल देखते हैं लेकिन उनकी समझबूझ हर विभाग में है। उन्होंने कहा बिल्डरों से एक वेबिनार के दौरान कि दाम घटाइए। अगर आपको लगता है कि सरकार वित्तीय मदद देगी और मार्केट सुधरने तक आप खुद को संभाल पाएंगे, तो ऐसा आपको गलत लगता है। आपके लिए जो एकमात्र तरीका है वो है कि आपकी जो इन्वेंट्री है उसे खाली कीजिए, दाम घटाइए। पीयूष गोयल साहब का एक स्टेटमेंट आया एक वेबिनार के दौरान, और लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास एकमात्र तरीका यही है कि आप मत लोड लीजिए, मत अपने बर्डन को बढ़ाइए, आप बस दाम घटाइए। जब तक डेवलपर्स दाम नहीं घटाएंगे, वो बिना बिके घरों के साथ अटके रहेंगे। तो इस स्टेटमेंट से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। संक्षिप्त जवाब लेंगे दोनों ही मेहमानों से। गुलाम जिया साहब, जो मंत्री साहब कह रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सही है? वो नब्ज को बिल्कुल ठीक तरीके से पकड़ रहे हैं? उनका अंदाज सही है। जिस डायरेक्शन में, जिस सिमत में वो रुख कर रहे हैं वो सही है, लेकिन पूरा बैकग्राउंड जब तक आप ना समझें, सिर्फ एक सिमत के सही होने से आप सही रुख पर पहुंच जाएंगे, सही मंजिल पे पहुंचेंगे, इसकी मुझे आशंका है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ दाम घटाने से अगर कोई गारंटी दे दे कि अगर मैंने कल दाम घटाए तो फला नंबर अपार्टमेंट के मैं फला मकान में बेच दूंगा, ये कहना बहुत ही दोभर है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि बिल्डर्स के पास मार्जिन बहुत कम रह गया है, उनके प्रॉफिट्स तकरीबन वाइप आउट हो चुके हैं, कई सारे बिल्डर बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो हम ओवरऑल ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट तकरीबन डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तो इस समय में उस पर एक और अंकुश कसना और ये उम्मीद करना कि अब हमने चूंकि अंकुश लगा दिया है तो ये पेशेंट बेड से उतर के दौड़ पड़ेगा, ये शायद मेरे लिए लगता है कुछ ज्यादा मानने जैसी बात नहीं।
ठीक है, तो चलिए अब एक और स्टेटमेंट देखते हैं, और ये स्टेटमेंट आया है एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख साहब की तरफ से। ये भी एक वेबिनार में निकला जहां पर रियल एस्टेट से जुड़े बड़े संगठन मौजूद थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि घर खरीदारों के लिए कीमतें नीचे आनी चाहिए। नरेटको यानी जिस रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन से नरेटको क्रेडाई का एक कॉमन वेबिनार था, वहां बात कर रहे थे, उन्होंने कहा नरेटको का खुद का अनुमान है कि 10 से 15% का करेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने जोड़ा कि मुझे लगता है 20% तक भाव घटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये कहना है दीपक पारेख साहब का, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस भी कीमत पर हो बिना बिके घरों से मुक्ति पाइए, ये वो डेवलपर्स से कह रहे हैं उस वेबिनार में। तो पंकज कपूर साहब, ये एक और बड़ी शख्सियत, रियल एस्टेट को जानने समझने देखने वाली, अब अगर ये भी कह रहे हैं तो हम क्या माने? क्या यही एकमात्र रास्ता है जो दिखाई दे रहा है? एक तरफ जो गुलाम जिया साहब ने भी कहा कि आप दूसरे पन्ने को भी देखिए, और ये दो बातें एक पीयूष गोयल साहब की तरफ से आई और एक दीपक पारेख साहब की तरफ से आई। पंकज जी। देखिए, मैं दोनों से ही एग्री करता हूं कि अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेंट्री की हालत देख लीजिए और बिल्डर के डेट की कंडीशन देख लीजिए, तो सर्टेनली ये सजेस्ट कर रहा है कि इवन प्रायर टू कोविड वो जिस स्टेट के ऊपर थे वो काफी अनसस्टेनेबल था, और यही कारण है कि बिल्डर्स के डिफॉल्ट एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं। गुलाम की बात जरूरी है कि आज उनके मार्जिन कम होते चले जा रहे हैं, बट अगर आप देख लीजिए पिछले 5 साल से भाव नहीं बढ़े, बट बिल्डर्स ने आगे बढ़ करके भाव कम भी नहीं किए, और वो केवल यही बात करते हैं कि दे डोंट हैव अ कॉस्ट और मार्जिन लेफ्ट, सो दे कांट रिड्यूस द प्राइस। लेकिन प्राइस वही होता है जो मार्केट डिटरमाइन करता है, और जहां पे अफोर्डेबिलिटी और प्राइस के बीच में पैरिटीज होती है। आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव अ इकोनॉमिक प्रूडेंस टू योर, इफ सो मच ऑफ लेंडिंग हैज हैपेंड और उस लेंडिंग का अगर रीपेमेंट करना है और आपकी इन्वेंट्री खड़ी हुई है और वो बिक नहीं रही है, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि जिससे वो बिके। और हमारी कंट्री एक हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री है। कुछ हद तक जो सप्लाई की सेटिंग आई है वो डिस्प्रपोर्शनेट आई है। जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई नहीं है, और जहाँ पे सप्लाई ज्यादा है वहाँ पे वो इंटरेक्टिव डिमांड नहीं दिख रही है। तो कहीं पे एक तो ये बड़ा मिसमैच है, लेकिन वहां पे भी करेक्शन करना है। लेकिन ओवरऑल सेंस में अगर मैं ये देखता हूँ तो आज भी ऑल्दो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से और 5 साल के भाव नहीं बढ़ने की वजह से वी वर सीइंग दैट जो गैप है वो कन्वर्ज होता चला जा रहा है। लेकिन आप कोविड का अगर एक एस्पेक्ट पकड़ लें जहाँ पे 10 से 15% या 20% तक की सैलरीज कट हो गई है क्रॉस बोर्ड, जो सेगमेंट रियल एस्टेट को इंटरेक्ट करता था वहां पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपकी ज्यादातर सप्लाई जो है वो 1 करोड़ के प्लस के ब्रैकेट में है। सो दैट मींस अ पर्सन हु इज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 20 लाख प्लस अबव, उन लोगों के ऊपर ज्यादा सैलरी कट का इम्पैक्ट पड़ा है। तो वहां पे अगर इनकम में रिडक्शन हुआ है और जो पैरिटी बन रही थी उसमें एक डाइवर्जेंस लुक आया है, तो इसको मीट करने के लिए सर्टेनली एक कॉल करना पड़ेगा, और एक पीरियड है जहां पे आपको मोटिवेटिंग ऑफर लेके आना पड़ेगा। ये जरूरी है कि जिस लेवल की इन्वेंट्री आज हमारी 60 सिटीज के अंदर अगर आप देख लीजिए तो 13.5 लाख यूनिट की इन्वेंट्री है और 3.5 लाख यूनिट का एब्जॉर्प्शन है। अगर एक पैरिटी के हिसाब से देख लीजिए, इतनी इन्वेंट्री अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो आपको साल में 13.5 लाख यूनिट बेचनी चाहिए। काफी अनसस्टेनेबल है। हमारे पास 6 लाख करोड़ रुपए तक का अगर आज के दिन कमर्शियल रियल एस्टेट की आउटस्टैंडिंग है, और अगर ओवरऑल सेल्स देख लीजिए तो वो टोटल तो हम उस पे आते हैं, लेकिन यहां पर मैं एक अब थोड़ा गुलाम साहब को इसमें बीच में लेकर आता हूं। गुलाम साहब, पंकज साहब जो बात कह रहे हैं कि 13 लाख से ज्यादा बिना बिके घर हैं, और जाहिर सी बात है कि ये ओवरनाइट नहीं है, ये बहुत छोटे समय का फिनोमेना नहीं है, लंबे समय से ये इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो अब इसके दो ही मतलब है, या तो घर खरीदार कैपेबल नहीं है, तो वो तो अब कोविड के बाद और उनकी स्थिति खराब हो रही है जॉब्स को लेकर, या दूसरी तरफ बिल्डर जो है वो दामों को होल्ड करके बैठे हैं। तो अगर वो चाहें तो घटाएं, इसमें से 13 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है, और उसमें से करीब 8 लाख के आसपास के घर ऐसे हैं जिनकी कीमत जो है वो 50 लाख रुपए से कम है। गुलाम साहब।
जी, तो आपका ये जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, उसमें मैं ज़्यादा लंबा सबमिशन नहीं करना चाहूँगा, बस सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें जो इन्वेंट्री को अपने आप में अकेले नहीं देखना है, हमें वेलोसिटी ऑफ सेल्स भी देखना है। पिछले चंद सालों में हमने कितने मकान सालाना दर पर बेचे हैं, उसे समझना भी आवश्यक है और उसके हिसाब से फिर ये अंदाज़ा लगाना कि ये जो इन्वेंट्री है, कितने साल में बिक जाएगी। और अगर वो इन्वेंट्री अगले 3-4 साल में बिक सकती है, तो उस इन्वेंट्री से मैं नहीं घबराता क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन साइकिल कम से कम घरों का कंस्ट्रक्शन साइकिल कम से कम 2.5-3 साल का होता है और अगर आप परमिशन अप्रूवल ले लें तो और ज़्यादा लंबा चला जाता है। तो अगर उस दौरान में हमने मकान बेच दिए तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन जैसा कि एक और चीज़ जिस पर पंकज जी ने हमारा ध्यान आकर्षित कराया वो ये है कि मिसमैच जो है, जहाँ पर डिमांड है वहाँ सप्लाई नहीं है, जहाँ पर सप्लाई है वहाँ पर डिमांड नहीं है। इस चीज़ को एड्रेस करना अपने आप में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये बहुत जगह हुआ है कि डेवलपर्स ने मकान शहरों से, चूँकि शहर में लैंड अवेलेबल नहीं थी या बहुत कॉस्टली थी, तो शहर से थोड़े फासले पर उन्होंने अपने मकानों की इन्वेंटरी तैयार की है, इस उम्मीद पर कि गवर्नमेंट इन लोकेशंस को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर से शहर से जोड़ेगी। लेकिन अगर पिछले चंद सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पीछे रह गया, तो इन मकानों का कनेक्ट और बिगड़ता चला गया। तो मसला ये है कि जो मिसमैच भी बना है, उसमें एक काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो हम रियल एस्टेट अपने स्पीड से बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उसी स्पीड से अगर नहीं बन पा रहा है, तो वो मिसमैच और बढ़ता चला जाएगा। तो ओवरऑल काफ़ी सारे मुद्दे हैं, सिर्फ एक प्राइस बैंड को और वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि सिर्फ प्राइस के गिराने से मकान नहीं बिकने वाले हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है, जब तक कि हम उसको मुकम्मल तौर पर ना समझें और उसकी हर नेगेटिविटी, उसकी हर प्रॉब्लम इश्यूज का सॉल्यूशन ना खोज पाएं, तब तक सिर्फ प्राइस पर निर्भर रहना कि प्राइस के गिरने से रियल एस्टेट सुधर जाएगा, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। राइट, तो ये जिया साहब एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि प्राइस एक फैक्टर है, लेकिन क्या सिर्फ उसके कम कर देने से खरीदार चले आएंगे? क्योंकि हम तो सही कई तरह की मुश्किलात देख रहे हैं और ये बहुत ही बिग टिकट परचेज होती है जहां बड़ा लोन लेते हैं या डायरेक्ट भी खरीदते हैं, तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए और डाउन पेमेंट ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है अगर हम बड़े वर्क की बात करें। तो पंकज साहब, फिर हम पकड़े कैसे इस समस्या को? क्या अब वाकई में रियल एस्टेट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त आ गया है, डेवलपर्स के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, और दूसरी तरफ खरीदार के लिए भी ऑप्शन अब ज्यादा नहीं बचने वाले क्योंकि वो भविष्य की चिंता करेगा बनिस्बत की कहीं पैसा लगाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन हो चला है यहाँ पे? से डिसएग्री भी करता हूं जो गुलाम कह रहे हैं कि भाव कम करने से रियल एस्टेट बिक जाएगा। ये बात जो बोलते हैं ऐसा तो मुझे लगता है कि अगर एक जरूरत है किसी आदमी की और आज हम हाउसिंग शॉर्टेज के अंदर हैं, एक इन्वेस्टर हो सकता है उसका पार्टिसिपेशन एक गिरते हुए रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कम हो, और जहां पे प्राइस का अपवर्ड प्रोजेक्शन नहीं दिख रहा है तो शायद वो ना खरीदे, लेकिन एक एंड यूजर है जो घर खरीदना चाहता है तो वो खरीदता है। और पास्ट में भी अगर आप देख लीजिए तो ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हुए। 2008 के बाद 2009 में जब भाव गिरा तो एक हिस्टोरिक पीक इन टर्म्स ऑफ सेल्स में रियल एस्टेट मार्केट में आया। आज भी गुड़गांव और कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे प्राइस बिल्डर्स ने कम किए तो वहां पे ट्रैक्शन हुआ और सेल्स हुई। तो ये कहना बहुत ही गलत है कि भाव गिराएंगे तो सेल्स होगी कि नहीं होगी। आज भी कंज्यूमर है जहां पे उसके एंड्स मिलते हैं, जहां पे वो उसको महसूस होता है कि वो घर खरीद सकता है और प्राइस अफोर्डेबल होता है, तो वहां पे ट्रैक्शन जरूर होता है। तो ये कहना गलत है। पास्ट में भी ऐसा ही हुआ और आगे भी जाते हुए मैं ये देखता हूँ कि होगा। और आज भी जहां पे भी बिल्डर्स, इस पीरियड में भी ऐसे कई सारे इंस्टांसेस हुए हैं जहां बिल्डर्स ने किसी ना किसी स्कीम के थ्रू कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे करके माल मार्केट में लेके आए हैं, एक अफोर्डेबल सेगमेंट और एक इंटरेक्टिव प्राइस पे लेके आए हैं, वहां पे ट्रैक्शन हुआ है। तो ये कहना गलत है कि भाव हम गिरा नहीं सकते, भाव गिराने से डिमांड नहीं आएगी। ना तो ये पास्ट में बताता है और ना मुझे लगता है कि इसमें इतनी ज्यादा मैं इस पे डिसएग्री करता हूँ। मैं इस पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अब आपकी बात ये है कि ये एक इकोनॉमिक इम्ब्रोग्लो है और उसके अंदर ये है कि आपने लैंड बहुत हाई कॉस्ट में खरीदी, एक प्रोजेक्ट जो 3 साल में बिकना चाहता है उस इन्वेंट्री को आपने 8 साल 10 साल तक होल्ड करके रखा, बैंक से लोन लिया,
मार्केट में डिस्पोज ऑफ करने की जगह आप एक लोन का इंटरेस्ट भरने के लिए दूसरा लोन लेते रहे और रोल ओवर चलाते रहे, और उसकी वजह से आपकी फाइनेंस कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि आज आप बोलते हैं कि हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्राइस हम नीचे नहीं कर सकते। ये एक आपके इकोनॉमिक इंडिसिप्लिन का एक नतीजा है। उस नतीजे की वजह से ये एक इम्ब्रोग्लो बन के आया है। अगर ये डिसीजन पास्ट में ले लिया होता तो ये सॉल्व हो चुकी थी। अब ये डबल वैमी हो गई कि एक तो स्लिपरी कर्व के ऊपर डेवलपर खड़े हुए थे, डिमांड में थोड़ी इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही थी, एक इंटरेस्ट रेट का रिजिम भी इस वक्त अपॉर्चुनेट आ गया, लेकिन कोविड की जगह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है और जिसकी वजह से सैलरी कम हो गई है, तो ये सोचते हुए कि आज हम एक पैरिटी पे कन्वर्ज होते हुए थे, इसके बावजूद भी शायद बिल्डर को थोड़ा बहुत एक कॉल लेना पड़ेगा प्राइस कम करने के लिए। बट हैविंग सेड दैट, आपको एक दूसरा एरिया भी लेना पड़ेगा कि जहां पे खाली बिल्डर नहीं है, गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ के कुछ ऐसे इंसेंटिव्स लाने पड़ेंगे जिससे डिमांड। पर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट इंसेंटिव दे, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने साफ किया है, और पीयूष गोयल साहब के बयान से भी हमें लगता है कि ये साफ है कि सरकार की तरफ से कुछ मिलने जा नहीं रहा। और देखिए 3 बड़े राहत पैकेज का ऐलान हो गया, मिलना होता उस तरीके से कि कोई सीधी आर्थिक मदद आती तो मिल गई होती। तो जिया साहब, अब यहां पर क्या वे आउट है? क्या हम देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां वाइप्ड आउट हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो दाम नहीं घटा सकते तो कोई खरीदार आएगा नहीं, खरीदार नहीं आएगा तो फिर आगे बात कैसे बनेगी? तो क्या सिर्फ बड़े कुछ कॉर्पोरेट बिल्डर्स हैं वही रह जाएंगे और बाकी के बिल्डर हमें बाजार से गायब होते हुए दिखेंगे, डेट ट्रैप में फंसते हुए दिखेंगे? होगा क्या यहां से? तो मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि पंकज जी ने बहुत पुरजोर तरीके से मेरे एक मुद्दे को नेगेट करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना था कि अपने आप में सिर्फ प्राइस सारी मार्केट नहीं है, सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं है, उसके अलावा दूसरे भी फैक्टर्स हैं। लेकिन बदकिस्मती से ना सिर्फ जो कुछ बयानात आज मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स भी केवल प्राइस ही के ऊपर अपना माथा फोड़े चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस के गिरने से मकान नहीं बिकेंगे, बिल्कुल बिकेंगे, लेकिन क्या सब बिक जाएंगे, वो सवाल मैं उठाना चाह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि वाइडर पिक्चर को देखना बहुत जरूरी है, पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को। अब उसके बाद जब बात शुरू हो रही है तो लोग अब ये अगली बात आई है कि और पैकेजेस, इंसेंटिव्स वगैरह, और हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है हाउसिंग सेक्टर को बाउंस बैक करवाने के लिए। पिछले कई सारे पैकेजेस में काफी भली भांति ये दिखाई दे रहा है। तो अब उसके आगे ये है सवाल कि होगा क्या अगर इसी तरह परिस्थिति बनी रही और ये सारे जो अलग बहुत सारे सवालिया निशान, न सिर्फ प्राइस बल्कि इसी तरह के दूसरे जो बहुत सारे सवालिया निशान इस सेक्टर पर उठ चुके हैं, क्या उनके कारण रियल एस्टेट तकरीबन बंद हो जाएगा? वेल, मैंने यही शुरुआत में कहा था कि तकरीबन ये डेथ बेड पे पड़ा हुआ है। ये ऐसी सिचुएशन में है कि इस मरीज को अब आपको छोटी मोटी दवा नहीं देनी, आपको बहुत बड़ा कुछ इसके लिए करना होगा। और अब वो क्या होगा? देखिए, ये चीज भी आपने जो पूछा, क्या इसके दौरान बहुत सारे बिल्डर्स बिजनेस से बाहर जाएंगे? बिल्कुल होंगे, कई सारे जा चुके हैं और आगे बढ़ते हुए कई सारे बिजनेस डेवलपर्स बिजनेस से बाहर जाते हुए दिख भी रहे हैं। लेकिन वंस अगेन ये कोई ऐसी बहुत बड़ी चिंताजनक बात नहीं है। जब भी ये समय का चक्कर घूमता है, जब भी रियल एस्टेट अप से डाउन की तरफ आता है, बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारी पीढ़ी डेवलपर्स की पीढ़ी बाजार से चली जाती है, नए डेवलपर्स आते हैं। और ये तो नेचर है कि ये एक नई जो कौम, एक नया जो जनरेशन है, वो इस डेवलपमेंट बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, वो भी होगा। और वो दिख भी रहा है। कई सारे, खासतौर से पिछले चंद एक सालों में जो अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस आया है, उसमें कई सारे नए डेवलपर्स, कई सारे प्रोफेशनल्स जो इंजीनियर्स वगैरह थे, आर्किटेक्ट्स थे, डिजाइनर्स थे, उन्होंने एज ए डेवलपर अपना नया बिजनेस शुरू किया है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये इंडस्ट्री के साथ लगी रहती हैं। लेकिन अगर आपको ये भी देखना आवश्यक है कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि जो अगर इंडस्ट्री धंस रही है तो धंसती चली जाए, इंडस्ट्री अकेले नहीं धंसेगी। ये समझना जरूरी है कि अगर इंडस्ट्री धंसेगी तो उसके साथ बैंकिंग सेक्टर भी धंसेगा। तो क्या और उसके जो रेमिफिकेशन दूसरी इंडस्ट्रीज पर है, अलाइड इंडस्ट्रीज पर है, जो इनपुट रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज पर है, वो सारे जो रिपल इफेक्ट्स हैं इकोनॉमी पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो उन सबको समझते हुए हमें एक कदम उठाना होगा। एंड वंस अगेन मैं दोबारा यहीं पे आके बात अपनी तोड़ूंगा कि भाई सिर्फ एक प्राइस नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो प्राइस के आगे भी नजर दौड़ानी जरूरी है। महामारी के दौरान शायद देश लौटना चाहते हैं एनआरआईज जो हैं,
तो क्या वहां से हम आशा की किरण देखें कि नहीं, उतनी बिक्री पर्याप्त नहीं है, वो शायद एक कंपनी दो कंपनी के लिए हो सकती है लेकिन सेक्टर के लिए नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात है, रियल एस्टेट जो है ना, एक लोकेशन ड्रिवन प्रोडक्ट है। इसमें एक लोकल एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। इसके लिए आप अक्रॉस वर्ल्ड देख लीजिए तो आपको एक ऐसा लार्ज डेवलपर नहीं दिखता है जो अक्रॉस वर्ल्ड है। जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो निर्मातिक जो मैन्युफैक्चरर हैं वो आपको दिखते हैं कि बड़े बड़े लेवल पे कंसोलिडेशन करते हैं। बट रियल एस्टेट का एक थ्रेशोल्ड होता है कि आप इससे बियॉन्ड अब एक्सपेंड नहीं कर सकते। अगर आप पास्ट की भी बात कर लीजिए, जब हमारा लिबरलाइजेशन हुआ रियल एस्टेट मार्केट का 2005 से 2006 के बीच में, डीएलएफ, यूनिटेक और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने आईपीओ लेके आए और उन्होंने वाइड स्प्रेड अपना लैंडस्केप बनाने की कोशिश की, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने वापस कंसोलिडेशन किया। इनफैक्ट सम ऑफ दीज लार्ज कॉर्पोरेट एक्सेप्ट गोदरेज, मैं देख रहा हूँ कि बाकी और भी हैं जो एक सिटी में फिर भी कन्फाइन और 2 सिटी में कन्फाइन हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश भर पिक्चर में नहीं। क्योंकि सर मेरे पास अब समय समाप्त हो रहा है, तो मैं एक छोटा सा सवाल और लेना चाहता हूं जो जिया साहब से मैं लेता हूं। सर ये तो एक बात हो गई घर की, रेंटल्स की बात करूं क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो क्या रेंटल्स पे भी इंपैक्ट आएगा क्या? कुछ बड़ी प्रीमियम बिल्डिंग्स में, मेट्रोज में, या इनफैक्ट मैं अगर इन जनरल कह दूं तो मकान किराए भी अब कम होंगे यहां से, या हो रहे हैं? हो रहे हैं। इसके अलामात तो जाहिर होना शुरू हो चुके हैं। बस यही है कि कोविड के दरमियान जो लॉकडाउन चल रहा था, उस लॉकडाउन में बहुत सारी सोसाइटीज में नए टेनेंट्स की एंट्री बैन हो चुकी थी। अब चूंकि ओपनिंग शुरू हो रही है और उसमें दोबारा ये एक्टिविटीज शुरू हो रही हैं, तो ये अगले चंद हफ्तों में ये रेंट का जो बिजनेस है वो काफी, टेनेंसी का जो बिजनेस है या लीव एंड लाइसेंस का जो बिजनेस है वो काफी उभरेगा और उससे हमें सही आंकड़े मिल पाएंगे इस चीज को प्रूफ करने के लिए। लेकिन ये तो है कि अगर ओवरऑल मार्केट में स्पेंडिंग कैपेसिटी घट रही है, जैसे कि पंकज जी कई बार बता चुके हैं कि सैलरी जो घटी है, सैलरी घटने के कारण जाहिर सी बात है आपके सारे स्पेंडिंग जो बास्केट है हर चीज पे इम्पैक्ट आएगा और उसका रियल एस्टेट पर भी आएगा। तो अगर मुझे मकान किराए पे लेना है, क्योंकि मेरी सैलरी श्रिंक हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है मैं किराया भी कम ही देने की क्षमता रखता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट के किरायों पर भी पड़ना ही पड़ना है। इसके आसार क्लियरली दिख रहे हैं, आगे चल के ये बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये तो है तय कि न सिर्फ कैपिटल, या अगर आप खरीदना चाहते हो, इवन आप रेंट करना चाहते हो, तो भी मकान के प्राइसेस नीचे होते दिख रहे हैं। रियल एस्टेट की फिलहाल की पिक्चर जो कि कोरोना के बाद चेंज हो गई है। किसी ने नहीं सोचा था कि शायद इस तरह के हालात बनेंगे, लेकिन अब लगभग सभी सेक्टर, सभी इंडस्ट्री गुजर रही है, तो रियल एस्टेट इससे कैसे बचता, और वो पहले ही काफी खराब अवस्था में था। तो यहां से ये डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं। बातें और भी हैं बहुत सारी करने के लिए, लेकिन फिलहाल उसको एक एपिसोड में कैप करना संभव नहीं है। इनफैक्ट रेजिडेंशियल के ऊपर और बातचीत हो सकती है, लेकिन वो हम आपके लिए आगे लेकर आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए आप दोनों ही महानुभावों का बहुत शुक्रिया, लेकिन हम दर्शकों को ये जरूर बता दें कि ये सिर्फ आज नहीं, अब आप आने वाले दिनों में यानी कल परसों लगातार हमारा ये एपिसोड देखेंगे, रोज इसी वक्त पर, जहां पर हम गुलाम जिया साहब और पंकज कपूर साहब से बातचीत करेंगे। तो अगली कड़ी में हमारा विषय होगा कमर्शियल रियल एस्टेट, क्योंकि ऑफिस के भी अब रेंट घटने की बातें आ गई हैं, शायद डिमांड कम होने की बात आ जाए, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तमाम चीजें हैं। तो अगले एपिसोड में उस पर होगा डिस्कशन। तब तक आपसे लेंगे इजाजत, नमस्कार।